अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक या सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज़ मी निशा, आप वो जो बड़े मज़े से चिप्स खाती अपनी दोस्तों के साथ बहस करती क्लास की तरफ जा रही थी। आवाज़ पर मुड़ी और आमिर भाई को देखकर हैरान रह गई। आप कब आए? वो दोस्तों से मासत करती उसकी तरफ बढ़ी। अभी इंतहाई मुख्तसर जवाब आया। यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों आए? घर नहीं गए आप? उसने सवालों का सिलसिला जारी रखा। मेरा ख्याल है यहाँ बैठकर बात कर ली जाए तो बेहतर है। क्यों? आमिर ने सवाल का जवाब गोल करते हुए सामने कैंटीन की कुर्सियों की तरफ इशारा किया। वो भी सर हिलाकर साथ चल पड़ी। आपने बताया नहीं कि यहाँ क्यों आए? बस तुमसे मिलने को दिल चाहा तो चला आया। आमिर ने फिर गोलमोल सा जवाब दिया। निशा समझ गई बात कोई और है, लिहाजा चुप हो गई। काफ़ी देर बाद आमिर बोला, जैसे किसी अहम बात का फैसला कर चुका हो। तुम्हारी की खातिर स्टैंड क्यों क्यों नहीं लेती? इस वक्त तो तमाम मामला तुम्हारे हाथ में है। क्यों जुल्म करी हो तुम खुद पर भी और उस गरीब पर भी? आमिर भाई प्लीज़। निशा ने एकदम उसकी बात काटी। ये कोई बात नहीं है उस बात का, और मैं इस मौजू पर किसी से बात नहीं करना चाहती। आप यहाँ आए हैं और मैं आपसे मिली आपकी इज्जत की वजह से, वरना खैर मैं नहीं चाहती कि मज़ीद बेबुनियाद बातें फैलें। कल को पुप्पी को अगर ये पता चल जाएगा कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी में मुझसे मिले थे तो आगे कम बातें नहीं सुनी मैंने। प्लीज़ आप जाए यहाँ से। और फिर कभी मुझे खुद अफसोस है यहाँ आने का। वो उसकी बात काट कर बोला, मगर घर पर तुमसे बात मुमकिन ना थी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सॉरी आमिर भाई, मगर प्लीज़ आप इस बात में मत आए। और अब्बू का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। मैं किसी की खातिर कोई स्टैंड नहीं लूँगी। प्लीज़ आप उसे मजबूर मत करें। वो तो दो टोक अंदाज में बोलकर उठ खड़ी हुई। तुम एक बार मिल तो लो अली से। नहीं बिल्कुल नहीं, वो सख्ती से बोली। तुम इसकी बात भी तो सुनो ना, ये तो गलत बात है। वो एक अलग बहस है मेरा ख्याल। आप घर चलें, बाकी बातें वहीं होगी। वो अपनी चीज़ें समेटते हुए बोली। आमिर ने उसे उठते देखकर घड़ी देखी और उठ खड़े हुए। कितने बजे घर पहुंचती हो? 1 बजे, और अगर ये प्रैक्टिकल हो तो 3 भी बज जाते हैं। क्यों? उसने रुक कर पूछा। चलो यार आज क्लासेस करो गोल और घर चलो, क्या ख्याल है? चले? वो कुछ देर कुछ सोचकर बोली और आमिर के साथ पार्किंग एरिया की तरफ चल पड़ी। मगर गाड़ी के नज़दीक अली को देखकर रुक गई और वहीं से वापस मुड़ गई। लेकिन आमिर ने रास्ता रोक लिया। प्लीज़ आमिर भाई, अब मुझे आपसे ये तवक्का नहीं थी। एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। वो सिर्फ मुझे कोई गारंटी नहीं चाहिए आमिर भाई, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। क्यों नहीं सुनना तुम्हें कुछ? अली जो करीब आ चुका था उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला। आमिर भाई प्लीज़, आप इससे कहते हैं कि ये पब्लिक प्लेस है, मत तमाशा बनाएं। और आमिर तुम भी इसे बता दो कि मैं भी इसे हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि सारी दुनिया में मेरा मजाक बनाती फिरे। भाई मुझे सैंडविच मत बना मुझे भाई मुझे सैंडविच मत बनाओ तुम लोग। आमिर हाथ उठाते हुए बोला। सना सुन लो ना, वो क्या कहना चाहता है। गलत फहमियाँ इस तरह ख़त्म होगी। आमिर ने फिर समझाया। अगर ये गलत फहमियाँ हैं तो ठीक है, मैं नहीं ख़त्म करना चाहती इन्हें, और मुझे किसी की तो कोई बात नहीं सुनना अब। वो दो टोक लहजे में बोली और वापस के लिए कदम बढ़ाए कि अली ने रास्ता रोक लिया। निशा, मैं कोई फिल्मी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, प्लीज़ गाड़ी में बैठो। अली की तेवर इस लम्हे में बहुत ख़तरनाक थे। उसने मदद तलब नज़रों से आमिर की तरफ देखा, मगर उसने कंधे अचका दिए। फिर कुछ और लोगों को उसकी तरफ आते देखकर वो गुस्से से मुड़ी और गाड़ी में जाकर बैठ गई और नहायत ज़ोरदार अंदाज में दरवाज़ा बंद किया कि फ़िलहाल गुस्सा उसी पर निकल सकता था। अली और आमिर दोनों ने ही दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जिस काम को इंतहाई मुश्किल समझ रहे थे वो बहरहाल हो गया। दोनों गाड़ी में आ बैठे। आमिर ने गाड़ी स्टार्ट की और मुड़कर निशा की तरफ देखा। वो बिल्कुल लाताल्लुक से बैठी थी। यूनिवर्सिटी से निकलकर गाड़ी के रास्तों से गुजरी, उसे कोई खबर ना थी। दिल ही दिल में परेशान ज़रूर थी, मगर आमिर की मौजूदगी हौसला भी दे रही थी और ना अली के गुस्से। वो अच्छी तरह जानती थी कि कभी कभार का आने वाला वो गुस्सा किस कदर शदीद होता है। वो अपने ख्यालात में मगन थी। चौंकी तो उस वक्त जब शॉपिंग सेंटर पर वो दोनों उतरे। अली प्लीज़ आराम से बात करना, वरना, आमिर ने समझाने के साथ साथ धमकी दी। ओके यार। वो हंस पड़ा। आमिर खुदा हाफिज़ कहता चला गया और निशा का खून खुश्क हो गया। आगे आकर बैठो, अली दरवाज़ा खोलते हुए बोला। निशा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। निशा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वो हल्के से चीखा। वो बड़बड़ाती हुई निकली और आगे बैठकर फिर ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद किया कि अगर अली एकदम से हाथ ना हटाता तो
ज़रूर ज़ख्मी हो जाता। अब वो इतनी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था कि जैसे चाँद पर पहुँचने का अज़म कर रखा हो, और इस कदर रिलैक्स अंदाज़ था उसका कि उसे ख्वामख्वाह गुस्सा आने लगा। गाड़ी रोके, वो गुस्से दबाकर बोली, मगर वो मज़े से गाड़ी चलाता रहा। सुना नहीं, गाड़ी रोके क्यों? बड़ी मासूमियत से उसने पूछा। क्योंकि मुझे उतरना है। क्यों? फिर वही अंदाज़, क्योंकि मुझे नहीं जाना कहीं आपके साथ, बस आप गाड़ी रोके वरना मैं छलांग लगा दूँगी, वो धमकी देते हुए बोली। और वो उसकी बात का नोटिस लेने के बजाय कैसेट प्लीज़ प्लेयर ऑन करके साथ खुद भी गुनगुनाने लगा। देखा, तुझे तो हो गए दीवाने, पालें तुझे तो मर ना चाहें कहीं। और वो छलांग लगाने का पक्का इरादा करके उतरने लगी, मगर लॉक ऑटोमेटिक था। वो खून के घूंट पी कर रह गई, और उसकी इतनी बचकाना हरकत पर वो अपनी हंसी ना रोक सका। निशा ने तब कर कैसेट प्लेयर ऑफ किया और चीख कर बोली, क्या चाहते हैं आप? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें, और चाहता हूँ तुम भी सिर्फ मुझे चाहो। अजीब धौंस बड़े लहजे में अली ने कहा, अब गाड़ी रोक के घर जाना है मुझे। गाड़ी रोकेगी और तुम घर भी जाओगी, मगर इस वक्त जब तुम मुझे यकीन दिलाओगे कि तुम्हारा फैसला मेरे हक में होगा। वरना क्या कर लेंगे आप? वो चमक कर बोली, ये मत पूछो डियर, बहुत फेडअप होकर आया हूँ आज, इंतहाई हद भी पार कर सकता हूँ, इसलिए अपने लहजे को दुरुस्त रखो और चैलेंज मत करो। वो सुकून से बोला, अली प्लीज़ मुझे मजबूर मत करे। अब्बू का फैसला मैंने पहले भी माना था और अब भी मानूंगी। इनका फैसला ही आखिरी फैसला है और वो हो चुका है, जो आप भी जानते हैं। वो जिद होकर बोली, हाँ जानता हूँ, मगर मानता नहीं हूँ, और तुम भी इसे मानने से इनकार करोगी। हर किसी नहीं, मैं अब्बू को दुख नहीं दे सकती, ख्वाह उससे तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। वो इत्मीनान से बोली, और मुझे भी परवाह नहीं है तुम्हारी या तुम्हारे मोहतरम वाले साहब के फैसले की। अली उसके जवाब से जल ही तो गया। अब होगा वही जो मैं चाहूँगा। 5 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, तुम सोच लो कि मेरे साथ दोगी या नहीं, फिर मैं उसी की रोशनी में तुम्हें अपने अगले कदम से आगाह करूँगा। मैं हरगिज़ आपका साथ नहीं दूँगी। वो जिद में आ गई, मुझे जवाब 5 मिनट में बात चाहिए, तुम सोच लो, अगर आज आर या पार वाला मसला है। अली सड़क पर नजरें जमाते हुए बोला, मेरा जवाब 5 मिनट बाद भी वही और 5 सालों बाद भी वही। मुझे आप और वो समझे आप? वो इंतहाई बदतमीज़ी से बोली, समझ गया, अब जो मैं करूँगा उसे तुम समझना। अली ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ा दी। वो सोचने लगी कि अली किस हद तक आगे जा सकता है, बिल्कुल अनजाने रास्ते, और गुस्से से भरा अली का चेहरा उसे हौलाए दे रहा था। और उसे वो दिन याद आया जब उसका कहा हर लफ्ज़ अली पूरा करना फ़र्ज समझता था। बाबा सभी पढ़ते हैं आगे, और यूनिवर्सिटी में भी तो इंसान ही होते हैं, और जहाँ तक को एजुकेशन का मसला है तो हर लड़की बचपन से ही को फेस करती है। हर जगह कौन सा बाजार है ऐसा जहाँ मैं सिर्फ लड़कियां ही डीलिंग करती हैं, और गर्ल्स कॉलेज के बाहर भी तो इतने लड़के होते हैं कि बॉयज़ कॉलेज ही लगता है। वो बेटा, मसला यूनिवर्सिटी का नहीं है, एतमाद है मुझे तुम पर, मगर तुम्हारी फूफी का एतराज़ है और मैं अब उनका एतराज़ मुस्तरद नहीं कर सकता। बहरहाल अब तुम उनकी अमानत हो। ये क्या बात हुई अब्बू? अभी तो मैं आपके घर हूँ, मेरा हर फैसला आपको करना है। जब इधर जाऊँगी तो चला लें वो अपना हुक्म। वो बिगड़े अंदाज से बोली, अच्छा चलो सोचते हैं, मैं मगर अच्छी सी चाय बना के बाद। अब वो बात टालते हुए बोले, अली मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वो जाते हुए ऊंची आवाज़ में बोली, तो ले लो। अली जो अखबार पढ़ रहा था उसके अचानक आमद पर घबरा गया, फिर उसे देखकर मुतमिन से अंदाज से बोला, मगर फुप्पी मना कर रही है। क्यों? मैं हैरान हुआ, मुझे नहीं पता। वो तलखी से बोली, कम ऑन यार, अभी तो वो तुम्हारी सास नहीं बनी, फिर इस कदर तलखी से उनका जिक्र क्यों? वो शर्मिंदा हो गई। अली मुझे लगता है जैसे तुम्हारी खुशी की खातिर उन्होंने मंगनी कर तो दी है, मगर वो मुझे वो मकाम देने को तैयार नहीं जिसकी मैं हकदार हूँ। अच्छा अब ज़्यादा ट्रेजिडी मत फैलाओ, ले लो एडमिशन, मैं अम्मी से बात कर लूँगा। खुश? अली ने उसका झुका सर हिला लिया, थैंक यू। मगर वो रुक गई, मगर अली की सवालिया नज़र के जवाब में फिर से बोली, वो फुप्पी कह रही हैं कि वो फिर रुकी, ब्रेक मत लगाओ, और ये गुफ्तगू के दौरान सस्पेंस से भरे वक्फे मत दिया करो, जल्दी बोलो। वो फुप्पी कहती है कि इस साल वो शादी कर देंगी। वो जल्दी से बोली, अच्छा। वो अनजान बनते हुए उसकी तरफ देखता मुड़ा, तुम्हारी? उसने बोल्ड बनने की कोशिश की, किसकी? दोबारा मुस्कुराहट दबाकर अली ने सवाल किया। अली तमीज़ से रहो। वो रुख मोड़ते हुए बोली। अली हंस पड़ा, वैसे यार ख्याल तो बहुत अच्छा है अम्मी का, मैं तो बिल्कुल मुत्तफक हूँ। नहीं अली प्लीज़, मुझे एमए करना है, बाद में कर लेना। अली ने तो जी सी नहीं, पहले मुझे एमए करना है। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, ओके कर लो। उसकी इसी अंदाज पे तो मर मिटा था वो। अम्मी की हज़ार मुखालफत के बावजूद ना सिर्फ उन्हें राज़ी किया, बल्कि मंगनी भी फ़ौरन कर डाली। अम्मी की निशा की अम्मी से कभी भी ना बनी थी, और वो उनकी नंद भी ही नहीं भाभी भी थी, मगर वही ख़ानदानी सियासत। रिश्ते के बाद भी अम्मी बहुत खुश नहीं थी, मगर निशा को छोड़ना भी उसके बस से बाहर था। वो इंतज़ार में था कि अम्मी का दिल निशा की तरफ से कम साफ़ हो जाए तो वो शादी की बात छेड़े, और फिर अगर अली
की अम्मी को एतराज़ था, तो एतराज़ उस रिश्ते से पर निशा की अम्मी को भी था, मगर वो अली की रोशन मुस्तकबिल देखकर चुप हो गई थी। अली प्रॉमिस करो एमए से पहले शादी की बात नहीं होगी। निशा ने उसके ख्यालात के सिलसिले को तवील होते देखकर तो झट से वादा लेना चाहा, मगर यार ये तो किस्मत के फैसले होते हैं, मेरे वादा करने से क्या होगा, मगर तुम वादा तो कर लो ना। वो वही ज़िद्दी लहजा ओके। अली ने फिर हार मान ली, मगर आज ना उसका अंदाज ना लहजा कुछ भी तो अली के मुतासिर ना कर रहा था, बल्कि आज तो उलट हो रहा था। जिद, फैसला कुन अंदाज सब अली ने अपना कर रखा था, जो बहरहाल उसकी शख्सियत का हिस्सा न था। कभी कभार तो गुस्सा तो वैसे भी बहुत शदीद होता। अली तो यूं भी इन लोगों में से था जो नताइज की परवाह नहीं करते। गाड़ी एक झटके से रुकी और उसके ख्यालात सिलसिले में टूटे के सिलसिले टूटे। ये कोई सुनसान सी जगह थी, शायद कोई नई आबादी। चंद मकामात ही तमीर शुदा थे, कुछ सेरे तमीर थे और बाकी हर जगह वैरानी ही वैरानी। वह सरा सीधा उधर उधर देखती रही, मगर यहाँ तक कि अली उतरा और उसको भी इंतहाई बदतहजीबी से खींचकर बाहर निकाला और गाड़ी लॉक करके उसे घसीटता हुआ आगे बढ़ा। गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, सड़क नाकाबिले बयान हद तक ख़राब थी। बहरहाल करीब ही नीले गेट पर रुक कर बैल दी। चंद मिनट बाद तक खड़पड़ की आवाज़ आती रही, फिर गेट खुला। जनाब अली साहब की सवारी बिल आखिर आ ही गई। गेट खोलने वाले ने पुरतपा तरीके से अली के इस्तकबाल किया और पुरजोश अंदाज से अली के गले लग गया। फिर निशा पर उसकी नज़र पड़ी और वह हांसी खड़ी हाथ मिल रही थी। आप, उसने पहले निशा की तरफ इशारा किया, फिर अली से अलग होकर उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखने लगा, मगर जब देखा कि अली तारुफ कराने के मूड में नहीं है तो खुद ही पूछने लगा, ये कौन है? तुम्हारी होने वाली भाभी। इंतहाई सर्द लहजे में अली ने जवाब से नवाजा और निशा जो पहले ही नोहांसी खड़ी थी उसकी ये बात सुनकर बिलक बिलक कर रोने लगी। नादिर कुछ ना समझने के अंदाज में अभी तक अली को तक रहा था। ओहो यार, क्या गेट पर ही रुक गए हो? उसने नादिर को एक तरफ किया और निशा का हाथ पकड़कर अंदर तक लिया और सोफे पर बैठाते हुए बोला, अब इत्मीनान से अपना काम करो। इसका इशारा रोने की तरफ था। नादिर परेशान खड़ा था और आखिर बोला, मसला क्या है? आखिर कोई मसला नहीं है, कुछ देर बाद बाकी ये तुम्हारी भाभी होगी, मगर तुम तो अपनी किसी कज़न में इंटरेस्टेड थे, मंगनी हो चुकी थी तुम्हारी। फिर ये लड़की, वो बहुत ही खैर बंदा लड़का लग रहा था। ये लड़की मेरी वही कज़न है। अली की उसकी बात काट कर बोला, यानी मेरी मंगेतर, और कुछ देर बाद ये मेरी बीवी के ओहदे पर फायस होने वाली है। बकवास बंद करो तुम अपनी। दिशा गुस्से से उठी, मैं लालच भेजती हूँ तुम पर, नहीं करनी तुमसे शादी मुझे, बस जब हट जाओ तुम और जाने तो मुझे, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी या खुद मर जाऊंगी। वो आगे बढ़ते हुए बोली, तुम्हें तकलीफ मत करो, ना मुझे कत्लने की, ना करने की, ना खुद मरने की, थक जाओगी। अली उसे सोफे पर धक्का देते हुए बोला, अभी कुछ देर बाद मैं इससे निकाह कर रहा हूँ, तुम कुछ दोस्तों को बुलाओ, मैं कासी वगैरह का इंतजाम करता हूँ। उसने नादिर से कहा, ऊपर कमरा फारिग है। साथ ही कमरे के मुतालिक दरियाफ्त किया। हाँ। नादिर गायब दिमागी से बोला। इसने निशा को पकड़ा और खींचता हुआ ऊपर ले गया। निशा ने बहुत मज़ाहमत की, मगर बहरहाल वो एक मर्द था, ताकतवर, और उस वक्त गुस्से से भरा हुआ कमरे में लाकर उसने बिस्तर पर पटक दिया। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। प्लीज़ अली, यूँ मत करो, प्लीज़, तुम ये नहीं कर सकते, मुझे जाने दो प्लीज़। वो रो रो कर कह रही थी, प्लीज़ अली, तुमने वादा किया था ना, एमए से पहले शादी नहीं होगी, आप याद करो, फिर क्यों वादा तोड़े हो? और मैंने ये भी कहा था कि ये किस्मत के फैसले होते हैं, मेरा वादा करना कोई फ़ायदा नहीं देगा, और देख लो वही हुआ। बहरहाल तो बेफिक्र हो। निकाह के बाद अगर तुम अपने वालिद मोहतरम के पास आना चाहोगी तो वहाँ छोड़ाऊँगा तुम्हें, नहीं तो फिर हम अपने घर चलेंगे। ठीक है, अब रो मत, फ्रिज में होगा कुछ खाने पीने के लिए। रोने से फारिग होकर खा पी लेना, मैं इंतजामात करके कुछ देर तक आ जाऊंगा। वो बोलता हुआ कमरे से निकल गया और लॉक करके चला गया। निशा दरवाजे की तरफ भागी, जोर लगाया, आवाज़ें दी, खिड़कियाँ देखी, मगर बेसुध बिस्तर पर गिरकर उसने बुरी तरह रोने लगी। अली नीचे आया तो नादिर वैसे हैरान परेशान पोजीशन में खड़ा था। अली को देखते ही सवालात के बौछार कर दिया। अली ने सारा वाक़या उसकी गोश गुजार कर दिया और अपने अगले इरादे से बाखबर कर दिया। अली, तुम बहुत इंतहा पर सोच रहे हो, तुम्हारा एक कदम तुम्हें मुश्किल में भी डाल सकता है, जबकि निशा खुद तुम्हारे साथ नहीं है। वो भी तुम्हारे इस इक़दाम के मुखालिफ करेगी। ये ना हो कि काजी साहब के सामने इनकार कर दे या फिर बाद में खिलाफ वगैरह का कोई चक्कर न चल जाए। सोच लो मेरे भाई। नादिर ने हमदर्दाना मशवरा दिया। नहीं, फ़िलहाल उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मसला बहुत सीरियस हो चुका है, काजी साहब के सामने वो इनकार नहीं करेगी। बाद में खिलाफ का मसला हो सकता है, मगर मैं उसे हैंडल कर लूँगा, क्योंकि वो ख़तरनाक हद तक बेवकूफ़ है। अब मेरे गुस्से से डर कर निकाह कर लेगी, बाद में अपने वालिद मोहतरम के खौफ से खिलाफ के लिए राज़ी हो जाएगी, मगर वो बात के मसाइल हैं, मैं हल कर लूँगा इन्हें। तुम बस इंतज़ामात करो जो मैंने कहा, बेफिक्र रहो, तुम नहीं फंसोगे। अरे यार, तो हम तो यारों के यार हैं, तुम्हारे लिए तुम मरने को भी तैयार है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। नादिर खलूस दिल से बोला। अली ने शुक्रगुजार नजरों से उसे देखा। निकले फिर? नादिर बोला। अली उठ खड़ा हुआ, मगर यार वो कहीं भाभी खुद को कोई नुकसान ना पहुँचाने। नादिर ने बेखदशा जाहिर किया।
नादिर ने खदशा ज़ाहिर किया, नहीं फ़िलहाल वो रो रही है, आधा पौना घंटा तो आधा पौना घंटा तो वो रोती रहेगी और फिर जब किसी नतीजे पर पहुंचेगी हम आ जाएंगे। अली नादिर को निशा के प्रोग्राम से तफसील से कहा कि नादिर ने करीबी पहुंचे चंद दोस्तों को फ़ोन करके फ़ौरन पहुंचने का कहा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर आकर कमरे से रोने की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। वो दिल ही दिल में अली की मालूमात को सराहता खाने पीने का इंतजाम करने लगा। अली जब तक काशी को लेकर आया तमाम दोस्त अहबाब मौजूद थे। सबसे मिलाकर सच को झूठ बताकर वो ऊपर आया तो निशा ज़मीन पर बैठी बिस्तर पर सर रखे ज़ोर शोर से रोने में मसरूफ़ थी। अली को देखते ही इस तरह से उठ खड़ी हुई। अली फ़ौरन बोला, काशी साहब आ गए हैं, अभी तुम्हारे पास आएंगे और तुम इनकार नहीं करोगी, वरना उससे लहजे को ख़तरनाक बनाया, वरना तुम देख चुकी हो नादिर कितना अच्छा है, मेरी खातिर फ़ौरन ख़तरा में कूद गया। अगर तुमने इनकार किया तो कोई बात नहीं, बस 3-4 दिन हम उसके मेहमान रहेंगे, दिन रात वो हमारी खिदमत करेगा। और दूसरी सूरत ये है कि तुम इकरार कर दो तो फिर तो जहाँ तुम कहोगी मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। अली तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, प्लीज़ अम्मी अब्बू का सोचो, रहम करो मुझ पर, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, क्यों जुल्म कर रहे हो। वो रोते हुए बोली, अच्छा तो तुमने कुछ नहीं किया मेरे साथ, पहले दिल ले लिया फिर मुकर गई, क्या बिगाड़ोगी तुम मेरा और रह क्या जुल्म। तो अपनी आंखों का रो रो कर जो हशर किया है तुमने, ये जुल्म ही तो है जो तुम मुझ पर कर रही हो। बहरहाल तुम्हारी आंखें भी तो अजीज समझे। अली ने उसकी हर सवाल का तफसीली जवाब दिया। अभी थोड़ा वक्त है, तुम सोच लो, अभी काजी साहब आएंगे, तुम्हारे पास फैसला तुम्हारे हाथ में है, वरना दिन भी आपने रातें भी अपनी। वो धमकी अमीज ऐसे बोला और चला गया। इतनी घटिया बात पर तो उसके रहे से ओसान भी जाते रहे। काजी साहब आए, कब उसने इकरार किया, कब दस्तखत हुए, उसे कोई होश न रहा। अली सबको रुखसत करके जब उसके कमरे में आया तो 4 बज रहे थे और आते ही वह ठिठक गया क्योंकि मोहतरमा के होश और हवास चाप दे चुके थे और वह ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। अली ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज़ टटोली जो ठपक ठीक चल रही थी। अली ने उसका सर दुरुस्त किया और पानी का ग्लास भरकर उसके ऊपर फेंक दिया। वो हड़बड़ाकर उठ गई। कुछ देर तक वो समझ ही ना सकी कि क्या हुआ है, मगर अली को देखते ही उसे सब कुछ याद आने लगा। हंसपे तवक्को फिर से रोने लगी। अब क्या प्रोग्राम है, कहो तो कुछ दिन यहाँ रहते हैं, मज़े करते हैं, बाद में घर चलेंगे। वो उसके करीब आते हुए बोला, हरगिज़ नहीं, मुझे घर छोड़कर आओ, तुमने खुद कहा था तुम मुझे घर छोड़कर आ गए। वो बदक कर पीछे हटी। ओके चलो। अली खिलाफ तवक्को फ़ौरन मान गया, जबकि वो मशकूक नज़र से उसे देखने लगी। यार अब तो तुम्हारा ही हूँ, दिन रात देखा करना। अली अब भी शरारत से बाज ना आया। वो सर मारती दुपट्टा दुरुस्त करती सुसु करती नीचे उतरने लगी। अली उसके पीछे पीछे था। शादी मुबारक हो भाभी। एकदम कहीं से नादिर नासिल हो गया। शट अप। वो चिल्लाई। जी। नादिर हंस पे तवक्का जो आपके बावजूद हैरान हुआ। बुरा ना मानना, ये खुशी से पागल हो गई है। अली ने नादिर का कंधा थपथपाया और निशा का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। किस कदर शर्म आ रही थी उसे इन हालात में। गाड़ी में बैठते ही आंसू की बरसात शुरू हो गई। अली को उसकी पूरी तवक्का थी। अली ने उससे बात करनी चाहिए तो उसने छड़क दिया और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दोबारा अली ने भी बात करनी चाहिए। अलबत्ता सारा रास्ता मुख्तलिफ गाने गुनगुनाता रहा और उसे जलाता रहा, चाहे जिस शहर में जाए, चाहे जिस मुल्क में भी जाए। मैं ही महिवाल हूँ तेरा सोनिए, तू मेरी गल सुन जा। सारा रास्ता यूं ही कटा, किसी ने किसी से कोई बात ना की। निशा के घर में आके गाड़ी रुकते ही अली ने कहा, मैं भी साथ चलूँ। आखिर देर से आने की वजाहत देनी होगी, मैं बता दूंगा कि निकाह में देर हो गई। तुम्हें तो गालबन बताते हुए शर्म आएगी ना। वो अब भी पास नहीं आ रहा था। बकवास बंद करो तुम अपनी। वो गुस्सा साबित करते करते बिलाखिर चीख पड़ी। उतरने लगी कि अली ने झटका देकर उसे अपनी तरफ खींचा। क्या बदतमीजी है ये, वो चीखी। कंट्रोल योर सेल्फ डियर, अब तुम मेरी महबूबा ही नहीं मेरी बीवी भी हो, और अगर मुझसे आगे भी जो कुछ हुआ है तुम्हारे गुस्ताखाना लहजे ही की बदौलत हुआ है, वरना मेरा इरादा दलीलों से तुम्हें फ़कायल करने का था, मगर तुम्हारी सरकशी बदतमीजी ने मुझे सब करने पर मजबूर किया है। अब अगर तुमने कभी मुझसे इस तरह बात की तो। अली ने बात थोड़ी छोड़कर एक नज़र उसकी तरफ देखा। तुम जिस हद तक गिर सकते हो गिर चुके हो, अब मज़ीद तुम जो करोगे वो कम है। तुमने जो मेरे साथ किया मैं सारी उम्र याद रखूंगी, मगर अब जब मैं करूंगी वो तुम भी इतना कभी नहीं बोलोगे। बहुत हक रखते हो तुम मुझ पर, मैं एक भी हक तस्लीम नहीं करूँगी। उसे झटके से बाजू छुड़ाया और बाहर निकल गई। खुले गेट के अंदर दाखिल होकर वो जोर आवाज़ में दरवाज़ा बंद किया। अम्मी अब्बू को मुतमिन करना आसान था। वो दोनों परेशान थे। फिर उसके गस्ता हालत रोई आंखें, मगर उसने कन्वेंस प्रॉब्लम का बहाना किया और यूनिवर्सिटी में हंगामे का वाक़या सुनाकर उन्हें मुतमिन किया। रात तक वो बुखार में पक रही थी। किसी शदीद ज़हनी सदमे का असर था तो अम्मी अब्बू के यूनिवर्सिटी हंगामे को उसकी वजह समझने लगे। उसकी बीमारी की खबर अली और फुप्पी तक भी पहुंची। फुप्पी अगले ही दिन सब गिले बुलाए उसे देखने चली आई। बहरहाल भाई से नहीं उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी। उनकी परेशानी उसकी वजह से चली आई और यूँ तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। अली को जब उसकी बीमारी का पता चला तो परेशान तो हुआ, मगर उसे देखने नहीं गया क्योंकि मालूम था कि उसके घर वालों को क्या बताया है। फिर एकदम से दोनों घरानों की नाराज़गी खत्म
खात्मा। वो खुद बेहद हैरान था। बहरहाल वो तो खुदा का शुक्र ही अदा कर रहा था कि मामलात यूँ एकदम से ठीक हो गए। आज वो काफ़ी दिनों बाद खुद को बेहतर महसूस करती। कमज़ोरी तो थी मगर वो उठी नहाई। इतने दिनों बाद होश आया तो खुद पर बीते वाला वाक़या फिर नज़रों के सामने घूमने लगा। खुदाया ये क्या हो गया, क्यों हुआ, मैं किस तरह सामने करूँगी अम्मी अब्बू का। अगर उन्हें पता चल गया तो उसके बाद वो कुछ ना सोच सकी। अलबत्ता अली से नफ़रत की शदीद लहर उसके दिलो दिमाग में मौजूद थी। क्यों किया अली ने ऐसा? मेरा मान गरूर अनाज सब खाक पे कर दिया और दावे से मोहब्बत का और इस अब सब कर और दावा है मोहब्बत का और अब सब करा करा के कोई राब्ता नहीं, कोई ख्याल नहीं। नफरत है मुझे ऐसे मर्दों से जो जज्बात में आकर गलत काम कर जाते हैं, फिर उसका सारा बोझ औरतों पर डाल देते हैं। मगर अली तुम देखना, इतनी ही हैसियत तुम्हें दूंगी जितनी तुमने मुझे दी। निशा बेटी, अम्मी के आवाज़ से उसके ख्यालात को तोड़ा, उसे जल्दी से साफ किया जो बगैर एहसास के बहे जा रहे थे। जी अम्मी, मैं आ रही थी। जो ही अम्मी आई वो उठी। अब क्या कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हो अम्मी, आप परेशान ना हो। हाँ, अब तो मेरी बेटी काफ़ी बेहतर लग रही है, इसीलिए मैं कहती थी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लो। देखो क्या हालत कर ली, इतना असर लिया है तुमने। अम्मी बस अब ठीक हो ना? निशा जल्दी से बोली, वरना अम्मी का लेक्चर तवील होने का खदशा था। अच्छा अब ज़रा जल्दी से बाल वगैरह बनाकर ड्राइंग रूम में आ जाओ, पुप्पी आई है तुम्हारी। अम्मी उसे हिदायत देते हुए उठी मगर रास्ते तक पहुँच कर रुक गई और कहने लगी, अच्छा यूँ करो, बाल बनाकर फ्रेश होकर अपने कमरे में ही बैठो, यहीं ले आऊँगी उन्हें। ख्वाह थक ना जाओ फिर इतना बैठ कर। और वो मुंह खोले अम्मी की बातें सुनती रही, क्योंकि पहले जब पुप्पी आई थी तो वो नींद बेहोशी की हालत में थी और अम्मी अब्बू ने भी उनकी आने के कोई तज़किरा ना किया था। कुछ देर बाद पुप्पी भी आ गई। अब वैसी हैरान थी। पुप्पी ने कितने ही नोट उस पर सवार का सदका कर दिया, हाल चाल पूछा, तसल्ली दी, आराम करने की हिदायत की, बल्कि उसे लौटाकर हल्के हल्के सर दबाने लगी। मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। आयात पढ़ कर भूखी मुख्तलिफ टोटके बताने लगी और अंग में मोहब्बत की झलक। निशा की हैरानी तो मिटाए ना मिट रही थी। कहाँ इतनी रंजिशें और अब ये सब कुछ। अम्मी अब्बू भी खुश थे, नॉर्मल थे। गुस्सा से मनफी फैसला किसी चीज़ का भी अक्स ना था उनके चेहरों पर। काफ़ी देर बाद फूफी अपना ख्याल रखने की हदायत देती हुई उठी। अम्मी बार बार खाने का स्टार्ट कर रही थी मगर फूफी अंकल और अली की वजह से ना रुकी। अब्बू फूफी को छोड़ने के लिए चले गए। अम्मी, उसने चाहती है माँ को आवाज़ दी, ये सब क्या है? उसने का इशारा फूफी की तरफ था। अरे बेटा बस ऐसा ही है, समझो कुछ हुआ ही नहीं। मगर अम्मी, वो अब्बू का फ़ैसला। अरे वो तो गुस्से में था। बस ख़ानदान के जहाँ फ़ायदे हैं वहीं नुकसान भी हैं कि ज़बात ज़रा सी होती है बढ़ाकर पहाड़ बना देते हैं। रंजिशें भरती हैं मगर खून तो जुदा नहीं हो सकता ना। तुम्हारी बीमारी का सुनकर तुम्हारी फूफी आई तो बस सारे गिले शिकवे दूर हो गए। दोनों तरफ के माँ से नाखून जुदा हुआ है कभी? ये तो हादसों के काम है। बस अब सब ठीक है, तुम्हें इत्मीनान रहो और अब सो जाओ कुछ देर के लिए, थक ना जाओ कहीं। अम्मी उसके ऊपर कंबल डालते हुए बोली, कुछ क्या खाओगी? नहीं अभी दिल नहीं चाह रहा। वो करवट के बदल कर लेट गई। क्या है ये सब खुदाया, मैं पागल हो जाऊंगी। बस नफीसा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, मैं चुप रही। अब टीवी सिनेमा में आई है। अरे ये तो नवाब रहमान अली की पोती है, ख़ानदान का नाम डुबोएगी। क्यों डुबोएगी? अम्मी का जवाबन बोली, बल्कि रोशन करेगी। ख़ानदान के तो लड़की इतने लायक नहीं जितनी मेरी निशा है, और वो फिल्म या ड्रामे करने तो नहीं चाह रही। कोई शो है, जो कुछ भी है, मेरी बहू ये काम नहीं करेगी। जब आपकी बहू बनेगी तो कर लीजिएगा जो करना होगा। अभी ये मेरी बेटी है, उसके मुतालिक अच्छी बड़ी बात का फ़ैसला हमने ही करना है। मसला ये था कि यूनिवर्सिटी लेवल के क्विज़ शुरू के शो के बाद उसका नाम सूबाई सतह पर होने वाले क्विज़ में आ चुका था, जिसकी टीवी को रेंज में भी आ रहा था। और अब फुप्पी का मौक़िफ़ ये था कि निशा को टीवी पर नहीं आना चाहिए, जबकि अम्मी उसकी मुखालफत कर रही थी और अब्बू और अली भी तो यहाँ ना थे कि बात कंट्रोल होती। लिहाजा खूब गोला बारी हुई। वो सर पकड़ कर बैठी रही, किसी को चुप कराती, किसको चुप करवाती, किसको नहीं। अगर खुद इनकार करती तो अम्मी उसे अपनी बेअताबी समझती, जबकि अगर मुकाबले में हिस्सा लेती तो फुप्पी बढ़ जाती। अब्बू ज़मीनों पर थे, लिहाजा कहाँ टेलीफोन करती। जबकि अली, उसके सिलसिले में इस्लामाबाद क्या हुआ था? ऑफिस के सिलसिले में इस्लामाबाद क्या था? आज उसे मसले को छोड़े गालबन तीसरा दिन था। फुप्पी भी कभी घर आकर आती और कभी टेलीफोन पर, और अम्मी में ज़रा ना दबती के रिश्ता बड़ी आजिज़ी से फूफी ने मांगा था। भाई से उनकी मोहब्बत का भी इन्हें अंदाज़ा था, अली के इन्वॉल्वमेंट का भी, और ऊपर से रिश्तेदार जो कभी एक तरफ आग लगाते और कभी दूसरी तरफ। इस दिन पे बहस जारी थी। चच्ची, छोटी और मामी वगैरह अभी भी मौजूद थे। फूफी ने अम्मी को प्रेशराइज़ करने के लिए मंगनी तोड़ने की धमकी दी। उसी वक्त अब्बू घर में दाखिल हुए। चीखों पुकार में सिर्फ यही सुन सके कि फूफी ने मंगनी तोड़ने की बात की है, तो बगैर वजह के जाने उन्होंने अंगूठी वापस कर दी और खड़े खड़े नाता तोड़ दिया। सब कुछ इतना अचानक था कि उसके तो हवा स्वाब दे गए थे। और इधर फूफी जो सिर्फ अम्मी पर दबाव डालना चाहती थी, भाई के इस इक़दाम पर पकड़ी तो गई थी और कहा,
अपने बगैर वजह जाने मुझे नीचा कर दिया और अंगूठी वहीं फेंक कर बोली, मंगनी ख़त्म करनी है तो खुद आकर सामान दे जाना और अब ले जाना। अगर रिश्ता मंजूर हो तब भी खुद आकर कहोगे कि बारात लेकर आओ तो वही होगा, वरना बैठाए रखना सारी उम्र। अगले दिन अब्बू ने सामान वापस भिजवा दिया मगर वहाँ से सामान ना आया। पता चला कि अली वापस आ गया। अली ने कई फ़ोन किए, खुद आया मगर अब्बू ने हर दफ़ा उसे डांट दिया। अंकल ने मुदाखलत की कोशिश की तो फिर अब्बू ने बात सुनने से इनकार कर दिया। अली ने उससे बात करनी चाहिए तो अब्बू ने फ़ौरन मान भरे लहजे में कहा, मेरी बेटी मेरी बात कभी नहीं टालेगी, और वो सर झुका गई। आग की तरह बात खानदान में फैल गई थी। कोई हमदर्दी करता तो कोई तंज, तो वो चुप होकर रह गई थी। अगरचे वो पहले अली से इतना करीब ना थी मगर मंगनी के 2 माह के अरसे में अली को इतने करीब पाया कि अब जुदाई के एहसास से दिल बंद होने लगता था और सारे फसाद की जड़ तो कोई इस प्रोग्राम में भी मुलतवी हो गया। बात अब सिर्फ अना की थी। अम्मी परेशान थी मगर अब्बू फैसला कर चुके थे। मजीद लोगों ने बातों बातों में दिलों में फैसला कर दिया था। उस दिन भी छोटी अम्मी निशा को देख कर आहें भरने लगी। हाय क्या रोक लग गया, कहाँ भी था कि मेरे आमिर से हाँ कर दो, पर बस जो किस्मत को मंजूर। फिर निशा से मुखातिब हुई, निशा तुम तो ठीक हो ना? भाई साहब आपने निशा से भी मालूम किया है कि खुद ही फैसला कर लिया है, देखो तो कैसा मुंह उतर गया है। मामी ने बज़ाहिर हमदर्दी से कहा। अम्मी अब्बू ने बैग पकड़ उसकी तरफ देखा। अगर निशा को मेरे फैसले से इनकार है तो मुझे झुकने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी मांग लूँगा मैं नासिया फुप्पी से भी और अली से भी। अब्बू शिकस्ता लहजे में बोले, नहीं अब्बू प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, मैंने कल भी आपका फैसला माना था और अब भी आपका फैसला मानूंगी। निशा तड़प कर बोली। अगले ही दिन तमाम बात नमक मिर्च लगाकर अली फुप्पी और अगर दीगर लोगों को तक पहुंच चुकी थी। अब सारे कजन्स का तकाजा था कि निशा को अली के हक में फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि बड़े सिर्फ अना की दीवार को बुलंद रखने के लिए गलत कदम उठा रहे हैं। मगर अब्बू का शिकस्ता लहजा झुका सर निशा को बर्दाश्त न था। उसका मौक़िफ़ था कि अली की पसंदीदगी अपनी जगह, मगर उसने पहले भी फैसला माना था मंगनी खोने का, अब मंगनी तोड़ने का फैसला भी मानेगी। अली ने फ़ोन किया, समझाया, मगर उसका जवाब वही था। अली ने मिलना चाहा तो इनकार कर दिया कि बहरहाल अब ये अमल तो भी मना कर दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर अली से एक बार भी मिली तो अपने बाप की शिकस्त का बायस बन जाएगा। अली काल करने का फ़न बहुत अच्छी तरह से जानता था। अली उसके इस इनकार बल्कि मुसलसल इनकार के बायस सख्त तेश में था। फिर वो कुछ हो गया जो उसके वहमो गुमान में भी ना था। शाम से रात हो गई, सोच सोच कर दिमाग शल होने लगा। अब्बू ने अगर कमरे की लाइट चलाई, उसे रोते देखकर एकदम से उसके पास आए। क्यों बेटा क्या हुआ, को तकलीफ़ महसूस हो रही है? कितने ही सवाल है। तब उन्हें बेचैन होकर पूछे, अब्बू ये सब क्या है? आपने तो इनकार कर दिया था। अरे क्या सोचने लगी बेटिया, ख़ानदानी रिश्ते ऐसे ही तो नहीं टूट जाते ना, रंजिशें लड़ाइयाँ तो होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तुम परेशान मत हो, तुम तो मेरी बड़ी सादतमंद बेटी हो, यकीन रखो मैं कभी तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं करूँगा। अब्बू ने प्यार से उसका सर थपका और उसकी आंखें मूंद ली। ज़िंदगी तो चलती गाड़ी का नाम है, सो चलती रही। एमए मुकम्मल हो गया। अब घर बैठी मक्खियाँ ही मार रही थी कि एक दिन फुप्पी अचानक मिठाइयों के टोकरे लेकर आई, शादी की तारीख तय करने। उस अम्मी ने काफ़ी तैयारी कर रखी थी मगर अब्बू ने कुछ वक्त मांगा। फुप्पी फिर आने का कहकर चलेगी। अब्बू आप फारिग हैं? वो अब्बू के कमरे में आए। आओ बेटा, काम है या पैसे चाहिए? नहीं कुछ नहीं, जो सिर्फ इजाज़त चाहिए। किस बात की भाई? अब्बू ऐनक उतारते हुए बोले। अब्बू मैं जॉब करना चाहती हूँ। मगर बेटा अब तो। अब्बू ने निशा ने बात काटी। मैंने हमेशा आपकी बात मानी, फ़र्ज़ था ये मेरा, कभी कोई ज़िद नहीं की, कभी आपका मान नहीं तोड़ा। मगर अब्बू प्लीज़ आज आप भी मेरी एक बात मान लें, ज़िद या एक मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ ले उसे। इतनी लंबी और उलझी हुई तमहीद पर अब्बू ने बेचैनी से पहलू बदला। अब्बू जब आपने मंगनी का फ़ैसला किया तो फिर तोड़ने का, तो मैंने आपके हर फैसला माना। मगर अब्बू अब मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ अब्बू आप आज मेरा मान रख लें और वजह भी मत पूछें बिटिया। अब एहसान साहब एकदम कुर्सी से उठकर खड़े हुए। अब्बू आज भी हुक्म देंगे तो मैं इनकार नहीं करूँगी, मगर अब मैं वहाँ खुश नहीं रह सकूँगी। अब्बू वो सिसक पड़ी। अब्बू प्लीज़ गलत मत समझेगा, बस मैं तमाम उम्र आपके पास रहूँगी, मुझे शादी ही नहीं करनी। और अली से तो हरगिज़ ने वो कमरे से निकल गई। एहसान साहब हैरान परेशान उसकी ज़िद पर गौर करने लगी। अली मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। उस वक्फे के तकरीबन साल बाद आज उसने फ़ोन पर अली से बात की थी, वरना वो हर उस जगह जाने से गुरेज करती जहाँ उसकी मौजूदगी का इम्कान होता, और अगर कभी सामने आता भी तो यूँ नज़रअंदाज करती कि वो खोल कर रह जाता। मगर बाकी सब उससे शर्म पर महमूल करते कि असल वाक़या ही फ़िलहाल कोई तीसरा बंदा ना जानता था। अली ने भी कभी ऐसी कोई कोशिश ना की कि वो दिल की भड़ास निकाल सकती। वो मुतमिन था कि अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, निशा अब उसकी है, जबकि निशा के ख्याल में अब वो पछता रहा था। अब शादी की बात छिड़ी तो वो बेचैन हो गई। मंगनी के बाद के 2 माह जिस शिद्दत से निशा ने उसे चाहा था, अब उसी कदर नफरत थी उसे अली से। दिल था कि हर लम्हा सोचता कि किसी तरह अली से इंतकाम ले। अब्बू ने शायद उस दिन की बात
नोटिस नहीं लिया था कि दोबारा कुछ न पूछा, शायद अम्मी को भी नहीं बताया था कि अम्मी उस तरह ज़ोर शोर से तैयारी में मसरूफ़ थी, लिहाजा मायूस होकर उसने अली को फ़ोन किया। अली की उसकी बात सुनकर इंतहा हंसा और इतना हंसा कि वो झंझला गई। बहरहाल अली ने हंसी रोकते हुए कहा, डियर डियर ये फैसला ये अली का मखसूस स्टाइल था कि जब बहुत मूड में होता तो हर किसी को उसी तरह मुखातिब करता। आज शायद इतने अरसे बाद उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुआ था। शादी का मतलब मैंने कहा तो तुम्हारा मेरा तुम्हारा हो चुका है, समझो ये तो एक्शन रिप्ले है। वो फीका रिएक्शन था, ये मसालेदार होगा यानी धूम धड़का। और तुम्हारा कहना है कि शादी नहीं करनी तो जान शादी हो चुकी है, अब तो समझो रुखसती है बस। नहीं मानती मैं इस निकाह को, मत मानो मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और चलो अगर इसे नहीं माना तो ना मानो, अब जो होगा उसे मान चारा। हमारी शादी तो डियरम बड़ी पक्की है। वो दो निकाह वाली तो निकाह वाली वो हंसा। अली तुम्हारे इस फेल ने बहुत असीयत दी है मुझे, अब इतना असाब तुम भी सहोगे। निशा देखो वो तो खुदा की मर्जी थी, अब बात सुधर गई है, वरना हालात बहुत ख़राब थे और मामू इस कदर शिद्दत पसंद हो रहे थे कि मुझे खदशा था कि वो किसी से भी तुम्हारे निकाह कर देते और फिर तुम्हारी बुज़दिली। तो मैं क्या करता, मैं यकीन मानो खुदा गवाह है उस दिन मैं भी सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता था, मगर तुम्हारा रवैया बदतमीज़ी में बिल्कुल आउट हो गया। और क्या तुम रह सकती हो तुम्हें मुझसे अलग होकर? खुदा गवाह है निशा, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था मगर मैं हर्ट हुई हूँ। आज भी वो मंजर याद आता है तो मर जाने को जी चाहता है। अरे मुझे मालूम है तुम्हें इनकार नहीं करोगे और ना ही अब्बू की बात टाल सकोगे और ना अम्मी को समझा सकोगे, मगर अली मुझे पाना अब तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। वो अजीब से लहजे में बोली, देखो निशा प्लीज़ समझने की कोशिश करो। रुको मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। नहीं तुम ऐसे धमकी मत समझना, मैं ख़त्म कर लूँगी तो खुद को अगर तुमने यहाँ आने की कोशिश की। निशा उस कदर जज्बाती हो रही थी कि अली को लगा जैसे वो सचमुच खुद को नुकसान पहुँचा लेगी, जबकि उस तरह वक़्त वो थी भी अकेली। मामू मामी इस वक्त अली की तरफ आए थे। ठीक है मैं नहीं आ रहा, मगर तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ, अब तुम सुनो और मानो। पहले तुमने फैसला किया और मैं मजबूर हो गई मानने के लिए, अब मैं तुम मानोगे। अली जिस दिन तुम बारात लेकर आए तो रुखसती होगी उस दिन मेरी, मगर डोली में मैं नहीं चारपाई पर। और मैं तुम्हारे घर नहीं उतरूँगी बिल्कुल। तुम खुद मुझे कब्रिस्तान, बल्कि तुम खुद मुझे कब्रिस्तान छोड़ने आओगे चाहोगे हमेशा के लिए। वह सफाकी से बोली, निशा हेलो निशा। मगर वो टेलीफोन बंद कर चुकी थी और अली तो इतने शदीद और रद्द-ए-अमल पर पहुँचा कर रह गया। नाराज़गी का अंदाज़ा तो था मगर ये मालूम ना था कि वो क्या सोच कर बैठी है। उसका फेल गलत था मगर वह इस वक्त मोहब्बत की इंतहा पर था, जज्बाती था, मगर मज़ीद निशा की बुज़दिली से उसे गुस्सा दिला गई थी। बहरहाल क्या क्या बहाने न किए अली ने शादी को मुलतवी कराने के लिए। फिर निशा की दिमागी हालत भी कुछ ऐसी न थी कि एहसान साहब और मिसिस एहसान सोर देते, जबकि एहसान साहब तो खुद चाहते थे कि किसी तरह फिल वक्त बात टल जाए। आज 6 माह गुजरने के बाद भी वो अपनी उसी बात पर कायम थी। अली को देखते ही वहशत से आंखें सुर्ख कर लेती। उस अरसे में अली ने क्या कहजता न किए थे। अम्मी अब्बा ने फटकारा, मामू मामी के सामने शर्मिंदा हुआ, लेकिन निशा की वही इंतहा पसंदी। अब भी वो तकरीबन 2 माह बाद वापस वतन लौटा था और फिर वही प्रेशर तमाम उसे ही कसूरवार समझ रहे थे कि असल वाक़े का इल्म तो किसी को भी नहीं था। हत्ता कि मामू जो कि पहले निशा के इनकार से परेशान थे, वो भी अब जोर दे रहे थे कि बकौल उनके निशा उनसे जुदाई की वजह से ऐसा कह रही थी। आज भी अली के पेशी लगी थी। अब्बा ने काफ़ी बाइज़्ज़त कर तरीके से उसे बेइज्जत किया था। अब वो उन्हें क्या वजह बताता कि उसकी खामोशी ही थी कि अब्बा सख्त तेश पे आके वो तो अम्मी ने बात संभाली और वरना शायद आज ठीक ठाक ठिकाई हो जाती। वो गाड़ी की चाबियाँ उठाकर बाहर निकल गया। सोच कर दिमाग शल हो गया। निशा से तो बात करना ही फजूल था, उस कदर बदतमीज़ी से बात करती है कि इसलिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मासद वजाहतें सफाइयाँ नरमी सख्ती हर बार नाकाम हो चुका था। उसे बहुत दिन भी याद थे जब निशा ज़िद में आकर कोई बात कहती तो उसे अच्छी भी लगती थी, मगर अब खासा तूफ़ानी अंदाज था उसका। गाड़ी चलाने का कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा, लेकिन वो फिल स्पीड से गाड़ी भागा था। मामू के घर पहुंच गया। करीब ने हॉर्न की आवाज़ पर जल्दी से गाड़ी का गेट खोला, सलाम किया, मगर वो बगैर कुछ के सुनने अंदर चला गया। लाउंज में निशा कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी थी। गीले बाल बताते थे कि अभी नहाई है। भारी कदमों की चाप पर उसने आंखें खोल ली और उसे देखकर वो एकदम घबरा गई। मेरे साथ चलो। अली ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और गुस्से से बोला, तुम्हारे साथ कहीं जाने से बेहतर है कि मैं जहर खाकर मर जाऊँ। बगैर किसी लिहाज के निशा ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, अली बेटा आया। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। अम्मी शायद शोर की आवाज़ सुनकर इधर आई थी। मामी मैं निशा को लेने आया हूँ। अली ने उस पर नज़र जमा कर रखी कि शायद जैसे वो एकदम से ओझल हो जाएगी। तुम्हारे साथ तो मुझे जन्नत में जाना भी मंजूर नहीं। निशा उसकी इस कदर इस्तेहाक जताने पर झुलस ही तो गई थी। तुम बकवास बंद करो अपनी
आके अली की बर्दाश्त भी जवाब दे कि अली क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ। अम्मी हैरान और परेशान पूछ रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर अब्बू भी बाहर निकल आए और कुछ सोचने पूछने चाहते थे कि अली ने धमाका कर दिया। ये मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। उसके साथ ही उसने निकाहनामा निकाल कर मेज़ पर रख दिया। अब्बू बेदम से होकर सोफे पर बैठ गए। अम्मी अब्बू की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एकदम से होश में आई और अब्बू के कदमों में बैठ गई। ये ठीक है अब्बू, मगर वो उसकी ज़्यादती थी। उसने जहर भरी नज़रों से अली को देखा। मैं मजबूर थी उस वक़्त, मगर मैं अब मुझे मंजूर नहीं ये शादी। अब्बू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, अगरचा कि मेरा बिल्कुल कसूर नहीं, कि मैं नहीं मानती इस निकाह को। वो रोते हुए कह रही थी, मगर अली पर उल्टा असर हुआ। मामू मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, अभी अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ, उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। उसने सारे सवाल जवाब ख़त्म करते हुए कहा और अम्मी को थाम कर सोफे पर बिठाया, तसल्ली दी और निशा को खींचता हुआ ले गया। अली ने सब कुछ इतना अचानक किया कि वो मज़ाहमत भी न कर सकी। उसकी के साथ खींचती चली गई। इंतहाई बदतहसीबी से उसने निशा को गाड़ी में अंदर पटका। उसका स्टीयरिंग से सर टकरा गया। कुछ देर बाद वो सीधी नहीं ना हो सकी। उसी बुरी तरह दिमाग चकराए ड्राइविंग सीट पर बैठी अली ने उसे बुरी तरह से पीछे किया। वो एकदम गुस्से में आकर उस पर झपटी, मगर उधर परवाह किसी को थी। गाड़ी तो हवा से बातें कर रही थी और बुरी तरह से रोती रही। फिर एकदम से उसे अली पर हमला कर दिया। फिर कुआं से स्टीयरिंग को उल्टी तरफ घुमाया दिया कि एक्सीडेंट होते होते बचा। अली ने बर वक्त ब्रेक लगाए। वो हंसराई अंदाज में अली को खू रही थी। मैं मर जाऊंगी, मगर तुम्हारी बीवी की हैसियत से तुम्हारे घर हरगिज़ नहीं जाऊंगी। एक जोरदार थप्पड़ अली ने उसके मुंह पर चढ़ दिया। उसके दगोमान में बिना ऐसा न था, इतना भरपूर हाथ उस पर इंतहाई गुस्से के उसके एहतसाब ठिठर गए थे। मुंह पर हाथ रखे वो उसे देखे गई। नदामत ने अली को भी महसूस हुई, मगर इजहार का मौका न था। वो फिर शेर हो जाती। थप्पड़ काफ़ी ज़ोरदार था कि अली गाल पर उंगलियों के निशान यूँ उभरे थे कि जैसे किसी ने अलग से पेंट कर दिया हो। हाथ में पहनी अंगूठी की वजह से होंठ भी फट गया था, खून रसने लगा, मगर वो बेहस बना गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी ने उसकी सिसकें गूंज रही थी। बहरहाल उससे इतना ही हुआ कि बाकी रास्ते इत्मीनान से घुट गया। गाड़ी गैराज के आगे रोक कर वो उतरा और उसकी तरफ आकर दरवाज़ा खोला, बाहर आने को कहा। वो बेहस बनी बैठी रही कि गुस्सा एकदम से उसके पर वार हुआ। सारे निदामत पस मंजर में चली गई। उसे घसीट कर बाहर निकाला और खींचता हुआ अंदर ले गया। उसका रुख अम्मी के कमरे की तरफ था। वो चीखती रही, मगर वो परवाह किसी थी। लंबे लंबे डग भरता वो उसे घसीट रहा था। उसकी मजबूत शिकंजे में थी। कमरे में लाकर सोफे पर पटक दिया। ये देखे बगैर के अंदर होते हुए वो सतून से टकराई थी। माथे पर का गोमड़ा उसका गवाह था। बरामदे की 4 सीढ़ियाँ जो एक ही बार फैलांग गया था, वो उस पर उसका पाँव बुरी तरह मुड़ा, क्योंकि हील का जूता पहन रखा था। जूता तो फिर मालूम नहीं कहाँ गिरा। अब एक पाँव में जूता था और एक पाँव बगैर जूते के। अंगूठे का लंबा नाखून सीढ़ी से टकराकर आगे तक टूट गया था, मगर अली को तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। निशा पूरी बुरी तरह रो रही थी। वो खुद समझने से कासिर थी कि वो अपनी तकलीफ पर रो रही है या अली की ज़्यादती पर। लो पानी पी लो। अली की नरम सी आवाज़ करीब से आई। उसने हाथ मारकर पानी गिरा दिया। अगर तुमने मेरे साथ कोई ज़्यादती करने की कोशिश की तो मैं तुमको और ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी। वो रोते हुए बोली, तुमने सहमत करती है तो मैं ये तकलीफ़ कर लेता हूँ और ये किस्सा ही ख़त्म कर लेते हैं ख़ुद को। उस अली ने दराज से अब्बू का रिवॉल्वर निकाला और अपने माथे से लगा लिया। वो एकदम चुप हो गया। अली के तेवर उस कदर खतरनाक थे कि लगता था कि अभी गोली चला देगा। अरे क्या हो रहा है ये? पुप्पी ने एकदम से पिस्तौल उसके हाथ से छीन ली। क्या दोनों ही खामोश थे? क्या पूछ रही हूँ मैं? उन्होंने सख्ती से पूछा। निशा टूट कर रोने लगी। अली बताओ मुझे क्या है ये सब, क्या क्यों लाए हो उसे? पुप्पी घबरा कर बोली, बीवी है ये मेरी, अब आपकी बहू रोज़ डांट बगैर वजह के पूछे। इससे मैं इनकार कर रहा था शादी से। ये अब अली गुस्से से बोला, ये बात तुम मुझे भी बता सकते थे, मैं खुद समझाती उसे। उन्होंने रोते हुए निशा को साथ लगाया। शर्म ना आई ये हरकत करते हुए तुम्हें? वो अली को डांटने लगी। अली का कारपेट पर पुप्पी के घुटने से लगकर बैठ गया और कहा उसके बाद के हालात का मुख्तसर पुप्पी को बताया। पुप्पी सर पकड़कर बैठ गई। वो रोती रही। अली भी सर झुकाए बैठा था कि अली एकदम से पुप्पी ने 2 थप्पड़ अली को जमाए और एक निशा को। दोनों हैरान रह गए। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। क्यों किया तुमने ऐसा? मर गए थे तुम्हारे बड़े? पुप्पी ये ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी से ले गया था मुझसे, जैसे अब खींच कर ले आया है। धमकी दी थी कि इनकार किया तो? वो फिर से रोने लगी। एहसान भाई कहाँ थे जब लेकर आए थे तुम्हें उससे? पुप्पी ने अली से को घूरते हुए पूछा। घर पर ही थे, मैंने निकाहनामा उनको दे दिया था। अली आहिस्ता से बोला। और तमाम वाक़या बताया? नहीं, मैं बस लेकर आ गया। हाँ, ये क्या किया तूने? मुझसे तो कहा होता, मैं समझाती उसे। एहसान भाई तो आगे ही दिल के मरीज़ हैं, फ़ोन मिलाओ, मैं उन्हें खैरियत की इत्तला दूँ। पुप्पी ने कहा फ़ोन ख़राब है। निशा ने बताया तो पुप्पी निशा की तरफ मतवजा ही, जगह जगह से खून बह रहा था। पूछने पर निशा ने थप्पड़ समेत सारी तफसील बता दी। पुप्पी ने तासुब से अली को देखा। अम्मी बदतमीज़ी कर रही थी ये। अली ने जसपस होकर कहा, अरे ये कोई गुड़िया है? जीती जाती इंसान है, देखो तो कैसे पोड़ दिया है। पुप्पी ने होंठ पर से खून साफ करते हुए कहा, ये तो गुड़िया ही समझता है, जब दिल चाहा खेल लिया,
जब दिल चाहा तोड़ दिया। हाँ गुड़िया ही समझता हूँ तुम्हें, लेकिन कांच की गुड़िया इसलिए हिफाजत करना चाहता हूँ तुम्हारी कि ठेस लगे से कहीं टूट ना जाओ। मोम की गुड़िया बनाना चाहते हो मुझे, तुम के जिधर चाहो मोड़ लो। वो तड़की बतड़की बोली। बस बस मियाँ के सामने इतनी जुबान नहीं चलाते। फूफी ने उसे घर कहा तो वो सर झुका कर रह गई। उठो, उसे फूफी ने उठने का इशारा किया और अली से मुखातिब हुई। चलो छोड़कर आओ उससे मुझे भाई साहब की तरफ। कल ही तुम्हारी रुखसती की बात करती हूँ। रुखसती तो हो गई है, अब तो वलीमे की बात करें। उसे अब भी शरारत सोच रही थी। अम्मी ने कली को घूरा और अपनी चादर निशा को उड़ा दी, जो चादर दुपट्टे से बेनियाज बैठी थी। रास्ते में दुपट्टा कहाँ गिर गया उसे तो होश ही ना था। अब एकदम से उसे बहुत शर्म आई। यूँ सर झुका लिया जैसे सजदा करने लगी हो। अम्मी उठे तो मैं वो भी खड़ी हो गई, मगर अगले हिलो में चीख कर बैठ गई। एक पाँव से खून मुसलसल बह रहा था और दूसरे में सूजन हो गई थी। फूफी घबरा कर पलटी, दोनों पैरों का हशर देकर वो बस सर हिला कर रह गई और फिर से रोने लगी जैसे अभी भी तकलीफ का एहसास हुआ हो। अली, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालो, तुम डॉक्टर के पास ले जाओ। उसे वक्त नहीं है, बस कल ही तुम्हारा वलीमा तय कर आती हूँ। बहू तो हो बन चुकी है, अब एहसान साहब समझाएं, खुदा करे। फूफी बोलती हुई बाहर निकल गई। अली भी उनके पीछे निकल गया। कुछ देर बाद अली आया और वो अच्छी तरह सर पर चादर चबाकर बैठी रो रही थी। फैसला करने की कुव्वत तो कभी थी ही नहीं उसमें। किसी ने प्यार से कहा तो मान लिया और गुस्से से कहा तो इनकार की जरूरत ही ना हुई। पाँव से अब भी खून बरस रहा था। अली ने दराज से काटन निकाली, गीली की और अंगूठे पर रखी और ज़ोर से दबाया। वो चीख पड़ी। पाँव हटाना चाहा मगर अली ने ऐसा न करना दिया। रुखसती मुबारक हो, बात मत करो मुझसे। वो सूसू करती बोली। तो किससे बात करो? अली शरारत से बोला। फिर जीता होता हुआ कहने लगा, मैं गलती पर था, माफ़ी मांगता हूँ इसलिए मैंने कभी इस वाक़े के बाद तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं किया। वक़्त दिया तुम्हें कि तुम दिल साफ़ कर लो। मेरी तरफ से तुम्हारी तलख बातें, हत्ता कि गालियाँ भी सुनी, मगर चुप रहा कि कसूरवार था। मगर यार 2 साल कम तो नहीं थे होते। वो बैठा इतनी बेचारगी से अपनी सफाइयाँ दे रहा था कि वो अपनी हंसी ना रोक सकी और वह एकटक उसे देखने लगा। यूँ मत देखो, वो नर्वस होगी क्यों? तुमने तो इतनी ज़ोर से मुझे मारा। वो आंखों में आंसू भर कर बोली। तुम मुझे मार लो। वो चेहरा आगे करता हुआ बोला। जी नहीं, तुम्हारे जैसी तो नहीं हूँ मैं। वो मुंह मोड़ते हुए बोली। बहुत ज़ोर से थप्पड़ पड़ा था क्या? अली शरारत से होंठ दबाकर बोला। और क्या? वो सिसक कर बोली। कहाँ चोट लगी? ये देखो। उसने गाल आगे किए। इतना ज़ख्मी कर दिया जंगली। वो पाँव को सहलाते हुए बड़बड़ाई और वो उसकी बड़बड़ाहट सुनकर हंस पड़ा। उन जख्मों पर मरहम भी तो तुम ही लगाओगा, तो मैं ही लगाऊंगा बड़े प्यार से। अली ने उसके गाल को छूते हुए कहा। ज़ख्म लगाने से फुर्सत मिलेगी जब ना। वो सर मार कर बोली। उफ, मांग तो चुका हूँ माफ़ी तुमसे। अभी तुम्हारे वालिद साहिबा और मालूम नहीं कितनों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और तुम क्या कह चाहती हो? बेचारगी से बोला और थम से उसके बराबर बैठ के सिर्फ तुम्हें और चाहती हैं। तुम भी सिर्फ मुझे चाहो, वो धौन से बोली थी। अली हंस पड़ा। आंखों में शरारत भरकर वो एकदम से भग गया। शायद कुछ कहना ही चाहता था कि वो एकदम ज़ोर से बोली। पुप्पी ये देखे, ये बदतमीज़ी कर रहा है। अली एकदम घबरा कर पीछे हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तुम क्या मेरी हर बदतमीज़ी पर यूं ही अम्मी को आवाज़ें दोगी? अली उसकी चलाकी पर झंझला के और मुँह छुपाए हंसते रही। दीवाना मुझसे रही। तो ये था आज के नॉवल के नाम का ये था आज के नॉवल के पार्ट का एंड, जिसका नाम था दीवाना मुझसे रही। कैसा लगा आप सबको नॉवल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब मेरा चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।